कौन है डगलस जो ये कह रहे हैं कि रोकने के बावजूद भी भारत बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। इन्होंने बहुत सारी बातें कही है। इन्होंने मिडिल ईस्ट को लेकर भी कहा है कि यहाँ पर दो शक्तियां अब राज करेंगी और उन दोनों शक्तियों का नाम भी बताया है। तो वहीं अमेरिका को लेकर अमेरिका को याद दिलाया है कि जो हाल सुएज कनाल पर हुआ था क्या वैसा ही होने जा रहा है। खैर, अब जहाँ एक तरफ ये सारा कुछ है, वहीं कुछ मीडिया हाउस भारत और इजराइल को लेकर भी प्रश्न कर रहे हैं कि भारत और इजराइल के रिश्ते का आगे क्या होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो इजराइल को कॉर्नर करना शुरू कर दिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि ग्लोबल मीडिया ने अब मोदी और नेतन्याहू के एक जैसे अलायंस नहीं है या जो अलायंस नहीं होना चाहिए उसकी बात करनी शुरू कर दी है। यानी भारत और इजराइल की दोस्ती के चर्चे होने लगे हैं कि सब तो धीरे धीरे इजराइल को साइड पकड़ा रहा है। खास तौर पर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका भी साइड पकड़वा रहा है। अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप भी इजराइल से अब धीरे धीरे दूरी बना रहा है। फ्रांस तो कई एक्शन भी ले रहा है। ऐसे में भारत और इजराइल की दोस्ती के क्या मायने हैं और क्या ये दोस्ती भारत के लिए मुश्किल ला सकता है। अभी क्या हुआ था, अभी एक घटना हुई थी और इस घटना में ये देखने को मिला था कि एक ऑर्गेनाइजेशन है हिंद रजब फाउंडेशन, इन्होंने भारत में एक विरोध दर्ज किया था और भारत से कहा था कि आप इसे अरेस्ट करो। स्क्रीन पर इस ट्वीट को देख रहे हैं आप, जिसमें इस लाल घेरे में जो बंदा दिख रहा है, इसे कहा गया था भारत से कि भारत इसे अरेस्ट करो, लेकिन भारत ने इसे अरेस्ट नहीं किया कथित तौर पर। क्या है मामला, क्यों कहा गया था, इसके बारे में भी मैं बात करूंगी। पर इसके पहले मैं चाहती हूँ कि असल सीन आप समझें क्या हो रहा है। मिडिल ईस्ट के मामले को डोनाल्ड ट्रंप संभाल नहीं पाए हैं और डोनाल्ड ट्रंप धीरे धीरे हाथ से इनके मिडिल ईस्ट जाता जा रहा है। जो ये सोचकर उतरे थे वो पूरी तरीके से काम नहीं हो पाया। और दूसरा, अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल को ऐसा लग रहा है कि जो मकसद था हमारा उस पर अमेरिका ने साथ नहीं दिया और अमेरिका दूर भाग रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक आर्टिकल जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका का दबाव हो या न हो, इजराइल लेबनान में बना रहेगा। इसका मतलब है ये अपने विरोध में किसी को उठने नहीं देंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या अमेरिका अब इनके साथ है। इसके लिए अगर आप डगलस के इस वीडियो को देखें तो आपको बहुत अच्छा सीन समझ में आ जाएगा। कौन है ये कोई आम इंसान नहीं है। ये अमेरिका में कर्नल रह चुके हैं और साथ ही साथ ये अच्छे इतिहासकार भी हैं, सैन्य इतिहासकार, लेखक भी हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से जाने जाते हैं एक प्रभावी इंसान के रूप में। एक लंबा चौड़ा इनका मिलिट्री का कैरियर रहा है। इन्होंने 1991 का गल्फ वॉर लड़ा है और भी कई चीजें हैं जो इनके करियर में आया है। इन्होंने दो बातें कही है। पहला बहुत ही खास बात है, भारत के लिए भी ये खास है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने यहाँ इस वीडियो में ये कहा, सुनिए। And will dominate the Middle East for decades to come, maybe longer. One is Iran, there's no question about that, and the other is Turkey. They are not the same. They are very different people. कि तुर्की और ईरान दो शक्तियां अब मिडिल ईस्ट में हो गई हैं जो मिडिल ईस्ट में प्रभाव जमाने की कोशिश करेंगी। और अगर आपको तुर्की को लेकर लगता है कि तुर्की तैयार नहीं है, तुर्की भले युद्ध अभी नहीं लड़ना चाहता है लेकिन तुर्की मिलिट्री के हिसाब से तैयार है, वहीं दूसरी तरफ ईरान की ताकत तो देख ही चुके हैं। अब इन्होंने अमेरिका को लेकर कुछ बातें कही। अमेरिका को लेकर इन्होंने अब सीधे सीधे कहना शुरू कर दिया। अब बहुत सारी शक्तियां इस बात को कह रही हैं कि जो हाल ब्रिटेन का हुआ, इस वीडियो में सुनिए। The Turks are on the rise. The Iranians are on the rise. India, despite all of its problems, is rising, and it's got some serious problems right now as a result of the Persian Gulf closure. China is rising. Russia is rising. These are the great nations, the great powers, the great peoples of the ancient and medieval worlds. In other words, if you and I stepped into the time machine and went back to the year 1050, what would we find? We'd find little Europe up here, a group of states killing each other, and no one else gives a damn because it doesn't matter. And everything else in the world on a different track. And it took 1492, Christopher Columbus, the discovery of the Western Hemisphere, to change all of that. Because it changed the terms of trade, it opened up wealth to Europe that it otherwise wouldn't have. Technology came online, and the Europeans grasped for it, had a knack for it, had a talent for it, and developed it faster, better than everybody else. Well, that technology was proliferated. Things have changed. Other people in other parts of the world now can do everything we can do. So the world is changing, and we have not wanted to change with it. What this war demonstrates is we must change.
A world where we could sail in and fly वही in. हाल अब अमेरिका का हो रहा है और अमेरिका भी उस दिशा की तरफ बढ़ रहा है जिस तरीके से ब्रिटेन धीरे धीरे समाप्त हो गया था। वहाँ भी एक सुएज कैनाल की ही समस्या आई थी और यहाँ पर भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की समस्या आई है और उसके बाद से ही पतन शुरू होना दिखने लगा। अब इन्होंने आगे आने वाली शक्तियों के बारे में भी कहा। यहाँ ये कहते हैं कि रूस आगे बढ़ रहा है, चाइना आगे बढ़ रहा है और भारत को लेकर इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि भारत के आगे बहुत सारी समस्याएं खड़ी हुई, खास करके अगर हम बात करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उससे भी भारत के लिए समस्या खड़ी हुई, लेकिन फिर भी भारत राइज कर रहा है। अब ये सीन अभी भारत का है। इसी बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि तुर्की की मीडिया और मिडिल ईस्ट की मीडिया में एक खबर छप रही है और इसमें कहा जा रहा है कि इजराइल का एक रिजर्व सैनिक जो भारत पहुंचा था उसको भारत से अरेस्ट करने के लिए कहा गया था कि भारत उसे अरेस्ट कर ले। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आरोप था इजरायली सेना का रिजर्व सैनिक कथित तौर पर इटान गुल्बा ये भारत घूमने आए थे, जिसके खिलाफ गाजा युद्ध में कथित वॉर क्राइम्स को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। आसान भाषा में समझिए कि इटान गुल्बा को इजराइल की सेना की 271वें कॉम्बैट इंजीनियरिंग बटालियन में रिजर्व सैनिक बताया गया था और ये भारत आया था। हिंद रजब फाउंडेशन नाम की संस्था ने भारतीय अधिकारियों से शिकायत की कि गिल्बा को गाजा में नागरिक इलाकों को नष्ट करने वाली सैन्य कार्रवाई में हिस्सा लिया गया था, इसलिए उन्हें पकड़ लिया जाए। शिकायत में कहा गया उसे गिरफ्तार किया जाए, FIR दर्ज किया जाए, अगर गिरफ्तारी नहीं संभव है तो भारत से बाहर भेजा जाए। उनका कहना है कि ये आरोप अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और जेनेवा कन्वेंशन के तहत है। फिर क्या हुआ? फिर कहा गया कि शिकायत दर्ज होने के कुछ दिनों बाद ही गिल्बोआ खुद ही भारत से चला गया। शिकायत करने वाले वकील का कहना है कि भारत की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। खबर में जेनेवा कन्वेंशन एक्ट 1960 का जिक्र है। ये सारी बातें लिखा जा रहा है TRT वर्ल्ड में और मिडिल ईस्ट में। खैर, अब ये चीज देखने को मिल रहा है कि तुर्की भारत और इजराइल के रिश्तों को बड़ी पैनी नजर से देख रहा है और मिडिल ईस्ट में भी दोनों के रिश्तों को ध्यान से देखा जा रहा है। अब जो बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है, क्या इजराइल के साथ भारत का होना सेफ है या नहीं है? तो अभी ना भारत एक ऐसी रणनीति पर चल रहा है जिस रणनीति पर भारत सबके साथ है। ईरान के साथ भी है, इजराइल के साथ भी है और अमेरिका के साथ भी है। भारत उसी हिसाब किताब से चल रहा है जिससे भारत के हितों को साधा जा सके। इजराइल की बात करें तो इजराइल के साथ भारत के डिफेंस के बड़े अच्छे रिलेशन है। अमेरिका की बात करें आर्थिक रिलेशन है और ईरान की बात करें चाबहार और आर्थिक रिलेशन है। ऐसे में भारत बैलेंस करके चल रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये बैलेंस चलेगा या फिर भारत को किसी एक गुट में आना पड़ेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।